हेलो एवरीवन, फिजिक्स एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन पाथफाइंडर से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम में ये दिया गया है, ए पॉइंट लाइक पॉजिटिव चार्ज Q is fixed at a distance d on the perpendicular bisector of thin electrically neutral non-conducting rod. Ends of the rod are at a distance L from the point charge. A bead of mass m having the same charge Q is threaded on the rod. The bead is projected from one end of the rod towards the other end. Velocity of the bead at the center of the rod is observed to be V1 and at the other end V2. If the coefficient of friction between the bead and the rod is uniform everywhere, find velocity of projection of the bead. यहाँ पर मैंने रोड के लेफ्ट एंड को A से, मिड पॉइंट को B से और राइट एंड को C से डिनोट कर दिया है। अपने को ये पूछा गया है लेफ्ट एंड पर बीड को कितनी वेलोसिटी प्रोवाइड की जाए ताकि जब ये मिड पॉइंट पे पहुंचे तब इसकी वेलोसिटी हो v1 और जब ये राइट एंड पे पहुंचे तब वेलोसिटी होनी चाहिए v2। यहां पर देखिए A से B तक इस रीजन में अगर अपन देखें तो वेलोसिटी v से v1 तक डिक्रीज हो रही है और इस रीजन में वेलोसिटी v1 से v2 तक चेंज हो रही है। यानी A से B तक और B से C तक वेलोसिटी प्रोफाइल अलग अलग है, लेकिन अपन ये प्रूव कर सकते हैं कि फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन इन दोनों ही रीजन्स में सेम होगा। यानी A से B तक मूव करने में जो एनर्जी लॉस होगा फ्रिक्शन की वजह से, वो B से C तक मूव करने में एनर्जी लॉस के बराबर होगा। तो सबसे पहले अपन यही प्रूव करेंगे कि फ्रिक्शन के द्वारा जो एनर्जी लॉस होगा इन दोनों रीजन्स में वो वेलोसिटी प्रोफाइल से इंडिपेंडेंट होगा। ये प्रूव करने के लिए कि दोनों ही रीजन्स में एनर्जी लॉस सेम होगा, अपन ए बी रीजन के अंदर बीड का एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx कंसिडर करते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट उस इंस्टेंट पे कंसिडर करेंगे जब बीड की फिक्स चार्ज से डिस्टेंस स्मॉल r है। इस इंस्टेंट पे अगर अपन बीड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो एक तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट होगा जो अवे फ्रॉम फिक्स चार्ज एक्ट होगा। इस Fe के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट रोड की लेंथ के परपेंडिकुलर आएगा जिसको मैं Fe परपेंडिकुलर से डिनोट कर देता हूं, और एक कंपोनेंट रोड की लेंथ के पैरेलल आएगा, इसको मैं Fe पैरेलल से डिनोट कर देता हूं। Fe परपेंडिकुलर को बैलेंस करने के लिए बीड के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स एक्ट होगा, और चूंकि रॉड रफ है इस बीड के ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स भी एक्ट होगा। ये बीड राइटवार्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लेफ्टवार्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। फ्रिक्शन को मैं स्मॉल f से डिनोट कर देता हूं। अब फ्रिक्शन की वैल्यू होगी म्यू इंटू नॉर्मल के बराबर। नॉर्मल फोर्स Fe परपेंडिकुलर को बैलेंस कर रहा है तो इसकी वैल्यू Fe परपेंडिकुलर के बराबर होगी। यानी अपन फ्रिक्शन को ये लिख सकते हैं F इज इक्वल टू म्यू Fe परपेंडिकुलर। अब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के दौरान इस F के द्वारा वर्क डन ये हो जाएगा dWf इज इक्वल टू माइनस F dx। F की वैल्यू रख देते हैं तो वर्क डन ये आएगा माइनस म्यू Fe परपेंडिकुलर इंटू dx। अगर अपन इतना ही डिस्प्लेसमेंट BC रीजन में कंसिडर करें, ये डिस्प्लेसमेंट मैं कंसिडर कर रहा हूं dx, ये डिस्प्लेसमेंट भी उस इंस्टेंट पे कंसिडर करेंगे जब BC रीजन में बीड फिक्स चार्ज से स्मॉल r डिस्टेंस पे है। तो इस इंस्टेंट पे इस पे भी उतना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट होगा Fe। इस Fe के दो कंपोनेंट हो जाएंगे Fe परपेंडिकुलर और Fe पैरेलल।
Fe परपेंडिकुलर को बैलेंस करने के लिए नॉर्मल फोर्स एक्ट होगा, और चूंकि रोड रफ है, बीड राइटवार्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन लेफ्टवार्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। इस फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स के बराबर होगी, और यहाँ पे नॉर्मल फोर्स Fe परपेंडिकुलर को बैलेंस कर रहा है। तो अपन ये देखेंगे कि यहाँ भी फ्रिक्शन के द्वारा dx डिस्प्लेसमेंट के दौरान वर्क डन वही होगा, माइनस म्यू Fe परपेंडिकुलर इंटू dx। यानी जब बीड dx डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेस हो रहा है यहाँ पे, और BC रीजन में भी इतना ही डिस्प्लेस हो रहा है, तो दोनों ही रीजन्स में फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन सेम है। ये यहाँ पे नोटिस करने लायक बात है कि दोनों ही पॉइंट्स पे बीड की वेलोसिटी अलग अलग है, यानी फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट आ रहा है। अपन ये भी कह सकते हैं कि अगर अपन AB रीजन कंसिडर करें, तो इस पूरे AB रीजन के दौरान फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन और BC रीजन के दौरान फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन सेम आएगा। यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट के दौरान फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन अगर WF है, तो इस डिस्प्लेसमेंट के दौरान भी फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन WF होगा। यानी A से B तक जितना एनर्जी लॉस फ्रिक्शन की वजह से होगा, उतना ही एनर्जी लॉस B से C तक भी होगा, क्योंकि फ्रिक्शन के द्वारा किया गया वर्क ही एनर्जी लॉस के रूप में रिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ से अपन ने ये प्रूव कर दिया है कि AB रीजन और BC रीजन दोनों रीजन्स में वेलोसिटी प्रोफाइल तो अलग अलग है, लेकिन दोनों ही रीजन्स में फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन सेम आएगा, यानी एनर्जी लॉस A से B तक वही रहेगा जो B से C तक है। अब अपन प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करने के लिए अपने को एनर्जी लॉस को भी अकाउंट में लेना होगा। जैसे अगर अपन A से B तक एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करें, तो एनर्जी कंजर्वेशन से ये इक्वेशन अपने को मिलेगा, A पर बीड की टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू B पर बीड की टोटल मैकेनिकल एनर्जी प्लस A से B तक एनर्जी लॉस। अब A पर अपन मैकेनिकल एनर्जी लिखते हैं, तो एक तो बीड की फिक्स चार्ज के साथ इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी होगी, जिसको अपन ये लिख सकते हैं Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L। एक बीड के पास काइनेटिक एनर्जी है जो हो जाएगी हाफ m v स्क्वायर। B के ऊपर देखिए, बीड की फिक्स चार्ज से डिस्टेंस d है, तो इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी होगी Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d। काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m v1 स्क्वायर प्लस एनर्जी लॉस EL। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं। अब अपन A से C तक प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं। तो A से C तक एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करने पर अपने को ये इक्वेशन मिलेगा, A पर बीड की टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू C पर बीड की टोटल मैकेनिकल एनर्जी प्लस A से C तक एनर्जी लॉस, जो हो जाएगा 2EL। अब अपन A के ऊपर टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिखेंगे, जो अपने पास ये है Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L प्लस हाफ m v स्क्वायर। C के ऊपर टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिखते हैं, तो C पर देखिए, जब बीड C पर पहुंचेगा तो अगेन फिक्स चार्ज से उसकी डिस्टेंस स्मॉल l होगी, तो अपन इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी को तो ये लिखेंगे Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m v2 स्क्वायर प्लस एनर्जी लॉस होगा 2EL। इसको अपन इक्वेशन 2 बोल देते हैं।
अब अपन 1 और 2 को सोल्व करके v की वैल्यू पता करेंगे। इक्वेशन 2 से देखिए, जो पहली टर्म है q²/4πε0l, ये तो दोनों तरफ सेम है, कट जाएगी। अपन EL की वैल्यू निकाल लेते हैं। EL की वैल्यू ये आ जाएगी इक्वेशन 2 से, EL इज इक्वल टू 1/4 mv² माइनस 1/4 mv²। और EL की ये वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं, तो इक्वेशन 1 ये हो जाएगा q²/4πε0l प्लस हाफ mv² इज इक्वल टू q²/4πε0d प्लस हाफ mv² प्लस EL की वैल्यू रख देते हैं 1/4 mv² माइनस 1/4 mv²। और इसको अपन ये लिख सकते हैं, mv² वाली टर्म्स को तो एक तरफ लिख लेते हैं, यहाँ पे हाफ का फैक्टर है, और राइट साइड में mv² वाली टर्म में 1/4 का फैक्टर है। तो इसको अपन लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो अपने पास ये आ जाएगा 1/4 mv²। q² वाली टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले आते हैं, तो ये आ जाएगा q²/4πε0 इंटू 1/d माइनस 1/l प्लस हाफ mv² माइनस 1/4 mv²। अब इस पूरे इक्वेशन को मैं 4/m से मल्टीप्लाई कर देता हूं। इस पूरे इक्वेशन को 4/m से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 4/m से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ये रह जाएगा v², राइट हैंड साइड में ये आएगा q²/πε0m इंटू 1/d माइनस 1/l। सेकेंड टर्म ये हो जाएगी 2v1² और थर्ड टर्म ये होगी माइनस v2²। और यहाँ से अपन v की वैल्यू निकाल लेते हैं। v अपने पास ये आ जाएगा, यानी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ये आएगा √q²/πε0m इंटू 1/d माइनस 1/l प्लस 2v1² माइनस v2²। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही अदर चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स के लिए आप फिजिक्स एजुकेटर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।